हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इन एजुकेशंस। वेलकम। और इससे पहले मैंने आपकी क्लासेस पूरे 4 क्लासेस ले चुकी हूँ। आप जाकर के उसको देखिए। और अभी मैं जो कराने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए जो हैं वो सारा मैं करा रही हूँ। तो देख लेते हैं क्या है कैसे है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। बहुत सारे अच्छे कंटेंट रहते हैं, बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में। बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेकर के आती हूँ और आगे भी ले आऊँगी। और आपको जो भी डाउट रहे प्लीज़ उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है या फिर ये पढ़ाना है, या फिर जो भी आप टॉपिक बोलेंगे मैं वो कंटेंट ले आऊँगी और पढ़ाऊँगी आगे भी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक्स और कमेंट ज़रूर किया करिए। सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर दिया करिए। फिर आइए देख लेते हैं, आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कुछ, वो सब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने से पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ के बहुत सारे नहीं सॉरी एक क्लास 1 में मैंने डेवलपमेंट और ग्रोथ ही पढ़ाया है। आप लोग जा कर के उसको देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फॉर इससे तो कंपलसरी ही है कि 2-3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो आप लोग उसको जा कर के कंप्लीट वीडियो देखिए उसको। तो पहला क्वेश्चन है जो सीटेट 2014 में पूछा गया था। अब मैं कोशिश करूँगी कि पिछले जैसे 2014, 2018 इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछूँ। अब मैं वही क्वेश्चंस ले आऊँगी जो जैसे कि ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ, सीटेट का पेपर जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तब से मैं उसी ईयर की प्रीवियस क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ना कि पुराने वाले। फिर भी मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे ही ईयर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो देख लीजिए, मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो पहले तो वॉर्म टू वो होता है, यानी बर्थ टू वॉर्म होता है, यानी कि जन्म से बर्थ तक होता है। जन्म से बर्थ तक होता है, जन्म से बर्थ तक होता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक कि आपके चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो जैसा ग्रोथ हो, इस टाइप के हर टाइप्स के ग्रोथ होते हैं, चाहे वो जैसा हो। तो जैसे कि इसमें ऑप्शंस है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अपमानीय और ए एंड बी दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सी वाला बिल्कुल आंसर सही नहीं होगा, और ए एंड बी दोनों सही है, क्योंकि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। तो माइंड का भी उपयोग होता है, मसल्स का भी, हर टिप का। तो आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट, यानी ए एंड बी दोनों। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आधा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि डेवलपमेंट को हम लोगों ने जब मैं क्लास ली थी उसमें आप जा कर के देख लीजिएगा। डेवलपमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट्स कौन कौन से थे उसमें? एक फिजिकल है, एक इमोशनल है, एक क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकली है, फिजिकली, इमोशनली और सोशली, ये 4 पार्ट्स थे। तो आप जा कर के उसको ज़रूर देखिएगा। और उसमें से एक पार्ट था फिजिकल के अंतर्गत ही हमारा एक मोटर स्किल होता है। तो मोटर स्किल में 2 टाइप्स के आते हैं, ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर। तो जो आपका ग्रॉस मोटर होता है और एक फाइन मोटर होता है, तो जो ग्रॉस मोटर होता है वो हमारा बड़ी मसल्स का यूज़ होता है इसमें, और जो फाइन मोटर होता है इसमें छोटी छोटी मसल्स का होता है। लाइक ग्रॉस मोटर आप समझ लीजिए कि इसमें जंपिंग करना, रनिंग करना, और इस सारी चीज़ें में खेलना कूदना, क्रिकेट खेलना, या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, या फिर बच्चा पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ खाना भी खाता है तो पूरे हाथ पैर का यूज़ करके खाता है, वो प्रॉपर तरीके से चम्मच उठा करके नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो फाइन मोटर होता है हमारा, फाइन मोटर में मतलब छोटे छोटे मसल्स का यूज़ करना और बारीकी से काम करना, एक तरीके से ड्राइंग करना, बहुत स्पेशल ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, और क्या बोलते हैं लिखना, राइटिंग स्किल बनाना, और हाथ में मतलब बॉल को उंगलियों पे घुमाना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारा फाइन मोटर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिखना, चढ़ना, कूदना, दौड़ना। तो जाहिर सी बात है चढ़ना, कूदना और क्या बोलते हैं दौड़ना, ये 3 आपका किस में आएगा? ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो लिखना है आपका, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? फाइन मोटर के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। और नेक्स्ट देख लेते हैं,
थर्ड क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है, यानी अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू पीरियड, यानी कि इससे पहले मैंने सारे स्टेजेस पढ़ाए हुए हैं कि कौन सा अर्ली चाइल्डहुड है, कौन सा क्या है, तो आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें पेपर 1 2016 में आया है, और अभी रिसेंटली में जो 2021 में 2022 में भी हुआ है पेपर, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आए ही थे इसके, तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला ये क्या है, 3 से 8 ईयर तक, 6 से 12 ईयर तक, जन्म से 5 ईयर तक, जन्म से 8 ईयर तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि शैशवावस्था यानी इफिशिएंसी की अवधि कब तक होती है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफिशिएंसी इसके अंतर्गत ही आ जाता है, शैशवावस्था, ईयरली चाइल्डहुड और इफिशिएंसी वगैरह ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो शैशवावस्था वो होता है जब बच्चा जन्म के बाद बाहर आता है, तो ये सारी चीज़ें ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, शैशवावस्था आपका जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तब जा कर के आप ये करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो इसलिए आप एक तो जो टाइम पीरियड वाला है वो तो अवश्य ही देखें, क्योंकि उससे न चाहते हुए भी आपके 2-3 क्वेश्चंस तो अवश्य आ जाएंगे, जैसे कि शैशवावस्था कब होता है, ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो ह्यूमन डेवलप इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स विच आर शारीरिक, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट अभी इसका एग्जांपल मैंने आपका ये फाइन मोटर स्किल में दिया हुआ था, तो ये ज़रूर से ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या होता है। पहले तो साइकोलॉजिकली होता है, कॉग्निटिव होता है, इमोशंस होता है एंड फिजिकल होता है, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। इसको ट्रिक होता है, ट्रिक है हमारा PCE PCEP, यानी कि ये आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। PCEP, ये आपका जो P से क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है, C से कॉग्निटिव होता है, E से इमोशन होता है और P से फिजिकल होता है। तो ये आपको देखना ही पड़ेगा कि ये क्या क्रम है इसका। तो एक इससे बोला ना कि एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, जैसे कि अभी मैंने देखा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर वाले स्किल से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, उसके स्टेटस है, यानी एक क्रम पूछ देता है कि डेवलपमेंट के क्या स्टेटस है, जैसे कि इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। कि फिर साइकोलॉजी होता है, बच्चों का पहले मनोवैज्ञानिक चिंतन होता है, फिर कॉग्निटिव होता है, फिर इमोशंस होते हैं, फिर फिजिकल होती हैं। फिर आगे देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आगे। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 6, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी कि जो आपका ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करता है, मीन्स क्या है उसका यूज़। तो ज्ञान में वृद्धि यानी ग्रोथ इन नॉलेज, ग्रोथ इन इमोशन, संवेदन में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ में वृद्धि। तो जो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ बेसिकली वो होती है जो एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमारा हाथ बढ़ रहा है, हाथ मतलब कि सॉरी, एक टाइम के बाद जो हमारा फिजिकल ग्रोथ होगा, हाथ पैर मुंह नाक ये सब का, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ना कि आगे बढ़ेगा। और जैसे कि हमारी एक सोच, मतलब कि जो हमारा विकास होता है उसके अंतर्गत में ग्रोथ का क्या काम होता है बेसिकली, तो उसमें जो हमारी ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो हमारा सोचने समझने की प्रक्रिया होती है, फिजिकल ग्रोथ तो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन सोचने समझने की प्रक्रिया तो चलती रहती है ना, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए या फिर जब तक लास्ट स्टेज ना आ जाए। सोचना समझना, कौशल में वृद्धि, कभी इसमें इंटरेस्ट आया, कभी इसमें इंटरेस्ट आया, कभी मैं 0 थी मैथ्स में बट अपने आप को इम्प्रूव किया तो मैथ्स में मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई, तो इस टाइप की सारी चीज़ें आएंगी। तो ज्ञान में वृद्धि, नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो इज़ द करेक्ट होगा, क्योंकि आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि होगी। ग्रोथिंग आयाम, मतलब आयाम नहीं होगा यहाँ, सॉरी इसको इरेज कर दीजिएगा। ग्रोथ, साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, ये सारी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टॉय एज बेसिकली किसने कहा था, पियाजे ने
कहा था, पियाजे या कोलबर्ग ने बोला था कि इस स्टेज जैसे 4 स्टेज थे, पूर्व वालावस्था, उत्तरावस्था, शस्यावस्था और भी 4-5 स्टेज थे। तो उसमें उन्होंने 4 बेसिकली मैंने तो 4 पढ़ाए हुए हैं, बाकी हर एक वैज्ञानिक के तरीके से अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जो मैंने 4 पढ़ाए हैं तो उसमें ये भी है, शस्यावस्था है, पूर्व वालावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है एंड एडोलेंस है यानी किशोरावस्था है। तो जो पियाजे थे या फिर कोलबर्ग थे, उन्होंने एक एज को ऐसे पर्टिकुलर हर एक एज को नाम दिया था कि इनका ये टॉय एज होगा, ये खेलने कूदने का एज होगा। ये तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे जैसे इसमें रीट में पूछा गया है, सीटेट में ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन मैं सिर्फ सीटेट वाला ही उठाई हूँ क्योंकि आप लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ सीटेट का ही नाम मेंशन किया हुआ है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे यूपी टेट में पूछे गए हैं और रीट में पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ ये सारे चीज़ भी मैं आपको मेंशन करूं कि हाँ ये क्वेश्चन किस किस टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। बाकी तो अभी मैं सिर्फ सीटेट का ही मेंशन कर रही हूँ। तो देख लेते हैं, खिलौने की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है। बेसिकली बच्चा जब बहुत छोटा ही होगा, यानी कि उसकी अर्ली चाइल्डहुड, तो मतलब पैदा होने के बाद तो तुरंत खेलेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट होगा, क्योंकि ना तो बोल सकता है ना तो खेल सकता है। तो वो जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शैशवावस्था के बाद वाली एज यानी पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, यानी कि इसको पियाजे ने टॉय एज भी बोला है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ये विकास जो हमारी होती है, डेवलपमेंट, वो कभी भी एंड नहीं होती है, ये रियलिटी है, ये तो सबको पता है। वॉर्म जो डेवलपमेंट होती है हमारी जन्म से, यानी कि बर्थ टू वॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, निरंतर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये हमारा सही होगा, जो निरंतरता का है, यानी कि बेसिकली ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो होगा नहीं, एकीकरण, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्ट्स ये भी नहीं होगा। तो जो विकास होगा वो निरंतरता, हमेशा कॉन्टिन्यूटी हमेशा चलती रहती है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम के बाद रुक जाएगी कि नहीं भाई हम नहीं चलेंगे। तो इससे नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता बनी रहती है विकास की। तो क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, 9th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो देख लेते हैं, जो आपका विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा एग्जाम्पल सही होगा। विकास की प्रक्रिया एक देशीय होते हैं, यानी कि विकास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ मान लीजिए कि आपका सिर्फ दिमाग खेलने कूदने में है तो डेवलपमेंट आपका सिर्फ खेलने कूदने में तो होगा नहीं, ओवरऑल वो हर चीज़ में होगा। तो यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, यह केवल नहीं, यानी आनुवंशिकता से तो प्रभावित होती ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता से ही प्रभावित हो। आनुवंशिकता के अलावा भी ये वातावरणीय और क्या बोलते हैं सांस्कृतिक, हर टाइप्स की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, तो ये केवल लगा करके इसने गलती किया, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं सही होगा। यानी कि विकास एक देशीय होते हैं, एक डायरेक्शन में होता है, ये भी नहीं हो सकता है, या केवल आनुवंशिकता होता है, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विकास के प्रक्रिया में संस्कृति व विविधताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। विकास केवल वातावरणीय कारणों पर, इसमें भी केवल लगा दिया है, वातावरणीय के थोड़ा तो होता ही होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ वातावरणीय के ही द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो विकास के प्रक्रिया में सांस्कृतिक व विविधताएँ होती हैं। तो ये सही है कि हाँ सांस्कृतिक व विविधताएँ तो होती ही हैं, कि अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग हर एक रिलीजियस का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग डायरेक्शन, मतलब अलग अलग वहाँ के बिहेवियर होते हैं। जैसे आप
केरल में गए तो केरल की अलग है, गुजरात गए तो गुजरात के अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, ऑल टाइप्स के अलग अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। तो जहाँ जहाँ बंदा जाएगा तो वो वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करेगा, तो सीखेगा। तो ये 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? हाँ, आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? मतलब इसमें विवेचनात्मक यानी क्रिटिकल, जो बच्चे को मैंने ये भी पढ़ा है, क्रिटिकल वगैरह भी पढ़ाया है मैंने। अभी मुझे गिफ्टेड चिल्ड्रन थिंकिंग इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चों के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। अभी गिफ्टेड वाला मुझे पढ़ाना है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी मेरा गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला ही आने वाला है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कंटिन्यूटी बना करके देखते रहिए वीडियो को, और पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ऐसे खुद को मोटिवेशंस मिलती है, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए कि हाँ मुझे मतलब एक मोटिवेशन का काम मिलता है, कार्य मिलता है कि हाँ नहीं, लोग पसंद करें मेरे वीडियो को या देख रहे हैं, या उनको चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं भी समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आ रही, तो मैं अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और वो चीज़ आपको करके दिखाऊंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो विवेचनात्मक चिंतन यानी कि बच्चे के क्रिटिकल पावर को इन्हेंस करना, यानी कि बढ़ाना। तो बच्चा तभी ना इन्हेंस करेगा, चीज़ें उसको रटी रटाई हुई चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती है कि हाँ तुम बेटा टेबल याद कर लो या फिर ABCD याद कर लो या इसकी स्पेलिंग याद कर लो, तो इसे वो इंटेलिजेंट हो सकता है, वो लीनियर आंसर दे सकता है, लेकिन वो एक तरीके से क्रिटिकल वाला नहीं हो पाएगा कि हाँ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पावर वो इन्हेंस करे। तो वो तभी होगा जब उसके पास कई सारे टास्क दिए जाएं कि हाँ तुम ये है, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, सिचुएशन में क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तब उसमें वो अपना मोटिव या अपनी थिंकिंग को चलाएगा वो, और वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे उसकी बुद्धि इन्हेंस होगी। तो देखते हैं कि जैसे फर्स्ट है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वह क्यों। सेकंड है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, दी गई कविता का सुस्मरण करो वाक्य। तो पहली बात तो जो आपका जो भारत के 10 राज्य है, तो ये रटी रटाई वाली चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंडिया में मेंशन है कि हाँ ये है तो बच्चा रट के बता देगा। सेकंड है कि 2 से 10 तक के पहाड़ा लिखो, तो वो तो ये भी रटी रटाई चीज़ है, तो वो फटाक से याद करके सुना देगा, इसमें थिंकिंग पावर बिल्डअप नहीं होगी। फिर फोर्थ है कि दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचक करो, इसमें भी कुछ अलग से लॉजिक वाली बातें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों खाते हैं। तो इसमें जाकर के बच्चा पता करेगा कि हाँ वो लोग क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, उनकी क्रिटिकल पावर कैसी है, या फिर वो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उसमें ओवरऑल वो बहुत सारी चीज़ें की जानकारी उसको मिलेगी, और बहुत अलग अलग तरीके से वो अपने आंसर को निकालने के लिए अलग अलग चीज़ों को ट्राई करेगा। तो इससे उसकी जो क्रिटिकल पावर होगी वो बहुत इन्हेंस होगी और बहुत वो बिल्डअप होगी, तो उसकी चिंतनात्मक बढ़ सकती है, विवेचनात्मक चिंतन। तो प्लीज़ मेरे ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चंस पर डे मैं लाती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊँ मैं, जिससे आपको हेल्पफुल हो। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट योर।